हाय स्टूडेंट्स, आज मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उस चैप्टर के बारे में जान लें कि उसमें किस ढंग से हम लोग को प्रोसीड करना है। तो पहले समझो इसको। मॉडर्न फिजिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो नीट में 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जेई मेन में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेई एडवांस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे फिजिक्स में अगर किसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मॉडर्न फिजिक्स ही है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने का एक और फ़ायदा है कि मॉडर्न फिजिक्स अगर तुम पढ़ लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है ना, वो वाला तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसमें केवल क्वांटम नंबर जो होता है वो अलग से हाफ एन आवर में पढ़ा दिया जाता है क्वांटम नंबर। बाकी पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को, रेडियो एक्टिविटी को तुम छोड़ भी दोगे तब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि वहाँ के सब क्वेश्चन बन जाएगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछेगा। और अगर किस्मत अच्छा रहा तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन बन जाएगा अगर तुम इसको पढ़ लिए तो। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो होगा नीट में 8 से 9 क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। ठीक है, जेईई मेन में 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा, आईआईटी एडवांस में है जो कि 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ में समझना कि मैकेनिक्स में क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है 80 to 90% होता है जो कि न्यूमेरिकल ही होता है। ठीक है, 10 to 20% ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स वगैरह में क्या किया जाता है कि थ्योरी बहुत नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा थ्योरी दिया गया और फिर उससे रिलेटेड खूब प्रॉब्लम करा करा करके, क्वेश्चन से गुजार गुजार कर करके क्वेश्चन का टाइप को दिखाया जाता है और कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में लगभग 50% न्यूमेरिकल रहेगा और 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरा अच्छा से समझना। ठीक है, जब मैकेनिक्स हम पढ़ाते हैं तो थ्योरी बहुत कम देते हैं, थोड़ा सा थ्योरी दिए और फिर एग्जाम्पल कराया गया, एग्जाम्पल से उसको क्लियर किया जाता है। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन को दिखाया जाता है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो उसमें उस ढंग से किया जाता है। मॉडर्न में चूंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें क्या होगा ना कि पहले तुमको थ्योरी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। थ्योरी एक बार जो तुमको दिख गया तो क्या होगा कि 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो गया थ्योरेटिकल वाला। और बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो मॉडर्न का जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, वो बहुत हल्का होता है। अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया तो 50% क्वेश्चन जो थ्योरी वाला आता था वो तो तुमसे बनेगा ही, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई जान इसमें रहता नहीं, जिसको कंसेप्ट समझा हुआ है न्यूमेरिकल तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना, इसमें सबसे मेन चीज है थ्योरी। वो समझ गए तो समझ लो कि थ्योरी भी बन गया और न्यूमेरिकल भी बन गया। ठीक है, फिर एक चीज और आपको क्या समझना है कि मॉडर्न से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि टोटल मॉडर्न में आ जाएगा, मॉडर्न पढ़ने से 8 से 9 क्वेश्चन बनने वाला रहेगा ना, तो मॉडर्न का क्वेश्चन क्या होता है ना कि थोड़ा सा अच्छा से अगर जो आप पढ़ लिए तो क्या होगा कि एकदम 100% क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। जैसे कि मैकेनिक्स पोर्शन को तुम लेते हो, ठीक है, तो सपोज दैट करो कि उससे 10 क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 10 क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि तुमसे 1-2 क्वेश्चन में क्या करे कि तुमको उलझा ले। हो सकता है ऐसा, जब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में तुमको वो क्या करे, उलझा ले। ठीक है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में इसमें क्या है ना कि वो चाहेगा भी उलझाना, तो जिस ढंग से हम पढ़ा देंगे, अगर थ्योरी क्लियर हो गया तो समझ लेना कि क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बनेगा ही, एकदम 200% है कि बनेगा। ठीक है, तो इसका यही बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा नहीं होता है अगर आप थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो। अदरवाइज क्या होगा कि मान लिया जाए कि 8 क्वेश्चन पूछा जिसमें से 2 क्वेश्चन नहीं बना, तो मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं बना तो समझिए कि आप लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मॉडर्न का एकदम 100% क्वेश्चन बनना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो शुरुआत में व्यू हम आपको इसलिए ये दे दिए कि आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ पढ़ने किसको जा रहे हैं। तो पूरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनेगा, ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ कर करके बनेगा।
ठीक है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और एक प्लस पॉइंट क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आप समेट लीजिएगा, एक चैप्टर से वहाँ छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने मॉडर्न का जो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आपको बच्चा टाइप का लगेगा, ठीक है, वो तो हम करवा करके आपको दिखा भी देंगे। तो चलिए अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है समझना। फोटो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक जो आया है ना वो इलेक्ट्रॉन के कारण आया है। तो जिस इफेक्ट में लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। नाम ही से पता चला होगा, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन से। तो लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जहाँ से स्टार्ट होता है ना उससे थोड़ा सा पहले से हम लेकर करके चलते हैं ताकि पूरा कहानी क्लियर हो, ठीक है। तो समझना, लाइट के बारे में क्या था ना, कंट्राडिक्शन था। लोगों को ये पता नहीं था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, ठीक है, बहुत कंट्राडिक्शन था। तो सबसे पहले क्या किए, पहले भी लोग कुछ कुछ दे रहे थे लेकिन कोई मान नहीं रहा था। सबसे पहले न्यूटन क्या किए ना कि लाइट के बारे में बताएं कि लाइट पार्टिकल है, ठीक है। न्यूटन क्या बोले कि लाइट जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल का बना हुआ है, और वो पार्टिकल क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, और उस चूंकि पार्टिकल ही है तो मोमेंटम भी उसका होगा। तो न्यूटन क्या बोले कि लाइट जो है वो छोटा पार्टिकल का बना हुआ है, और चूंकि पार्टिकल है तो इसके साथ मोमेंटम भी होगा, ठीक है। और ये बोले क्या कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये न्यूटन बोले। उनसे पूछा गया कि क्यों आप बोल रहे हैं कि पार्टिकल है, तो बोलते हैं न्यूटन कि पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है। तो चूंकि पार्टिकल का नेचर लाइट से मिलता है इसलिए क्या है, लाइट पार्टिकल है। तो चूंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो इनका बात को माना। फिर इनके बाद आए कौन, हाइजन आए, ठीक है। तो हाइगेन भी पढ़ सकते हैं, हाइजन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हाइजन जो आए वो क्या बोले ना कि लाइट क्या है, वेव है, ठीक है। तो इनसे पूछा कि कैसे आप बोलते हैं कि वेव है, तो ये क्या बोले कि लाइट रिफ्रैक्शन करता है और लाइट रिफ्रैक्शन भी करता है, रिफ्लेक्शन भी करता है और रिफ्रैक्शन भी करता है, और वेव भी रिफ्लेक्शन भी करता है और रिफ्रैक्शन भी करता है। तो वेव जो करता है वही लाइट कर रहा है, इसलिए लाइट क्या है, वेव है, ठीक है। तो जिस चीज को ये एक्सप्लेन किए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आप बोले लाइट पार्टिकल है, उसी बात को ये भी बोले, लेकिन बोले कि चूंकि वेव ऐसा करता है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट क्या है, वेव है। और इनके बारे में तो पूरा विस्तार से हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना केवल बोलना है कि न्यूटन बोले क्या कि लाइट पार्टिकल है, और हाइजन क्या बोले कि लाइट क्या है, वेव है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो ये बोले तो इनके बात को लोग नहीं माना, इन्हीं के बात को मानते रहा, ठीक है। तो हाइजन बोल भी दिए कि लाइट क्या है, वेव है, मगर फिर भी क्या हुआ कि लोग न्यूटन का ही बात मानते रहा और क्या बोला कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। एक चीज समझना जी, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, हम इतना कहानी क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही ने बोल चुके हैं कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, तो बोलना पड़ेगा पार्टिकल है। हाइजन के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वेव है। समझ में आ रहा है, ये इसी टाइप का है कि न्यूटन बोलते हैं कि वेव जो है वो आइसोथर्मली चलता है, और लैपलेस क्या बोलते हैं कि वेव जो है वो एडियाबेटिकली चलता है। तो सच बात क्या है कि वेव जो है वो चलता है एडियाबेटिकली, लेकिन अगर जो आपसे पूछ दिया कि बताओ न्यूटन के अकॉर्डिंग वेव कैसे चलता है, तो क्या बोलिएगा, आइसोथर्मली चलता है, ठीक है। वो सही हो चाहे नहीं, लेकिन अगर साइंटिस्ट का नाम लेके बोल दिया इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जी, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वेव है जो कि क्या कैसे चलता है, आइसोथर्मली चलता है, जबकि वो एक्चुअली में कैसे चलता है, तो एडियाबेटिकली चलता है। समझ में आ रहा है क्या बोले, इसलिए कहानी सुनाया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा और कहानी शुरुआत कहाँ से होता है उसमें फीलिंग भी आएगा। तो न्यूटन बोले क्या कि लाइट पार्टिकल है, हाइजन क्या बोले लाइट वेव है, लेकिन इनके बात को कोई नहीं माना, इन्हीं के बात को माना क्या कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। फिर यंग्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए कि लाइट क्या है, वेव है,
ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव कर दिया, लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, और ये कैसे प्रूव किए, तो इंटरफेरेंस दिखा दिया, और इंटरफेरेंस केवल वेव ही कर सकता है, लाइट नहीं कर सकता, सॉरी केवल वेव ही कर सकता है, पार्टिकल नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो चूंकि इंटरफेरेंस कर दिया और इंटरफेरेंस पार्टिकल नहीं कर सकता है, वेव कर सकता है, तो एकदम ये एक्सपेरिमेंटली दिखा दिए क्या कि लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, और ये एक्सप्लेन कैसे किए, तो इन्हीं के थ्योरी को मान करके एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिए कि लाइट क्या है, वेव है, तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किए और एक्सप्लेन भी कर दिए इनका वाला मान कर करके, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी इस पर पूरा डिटेल में जाने का नहीं है, वो तो वेव ऑप्टिक्स में हो चुका है। तो अब बस इतना बताना चाह रहे हैं कि ये बोले पार्टिकल है, ये बोले वेव है, तो माना पार्टिकल है लोग, इन्हीं का बात। फिर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए कि लाइट क्या है, वेव है। और जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए तो अब जो कंट्राडिक्शन था वो खत्म हो गया। अब पूरा दुनिया का साइंटिस्ट क्या मान लिया कि लाइट क्या है, वेव है। अब माहौल ठंडा हो गया। ठीक है, अब सुनना, हेनरिच हर्ट्ज जो थे ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दूसरे चीज के लिए। ठीक है, वो कहानी चलता है कि ये क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन जो होता है ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये उस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दूसरा चीज देखे। ये क्या देखे कि अगर जो मेटल सरफेस पर या मेटल पर जब अल्ट्रा वायलेट रे गिरता है ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये पहला बार देखिए कि लाइट, ये अभी तक कोई इसको देखा नहीं था। ठीक है, तो ये पहला बार कर रहे थे एक्सपेरिमेंट दूसरा, लेकिन ये वाला उनको बीच में नजर आ गया क्या कि मेटल सरफेस पर जब लाइट गिरता है, यूवी लाइट गिरता है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो ये इनका डिस्कवरी हो गया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा था ना, उसका एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। माने कितना इंटेंसिटी का आप यूवी लाइट गिराते हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, अब समझना क्या बोलने जा रहे हैं। अब यहीं से कहानियां स्टार्ट होगा जी। ये समझ गए तो तुमसे कितना भी क्वेश्चन घुमा कर करके पूछने का प्रयास करेगा, तुम फंसोगे नहीं। ठीक है, तो पूरा कहानी को एकदम आराम से सुनना, फिर आराम से न्यूमेरिकल भी डील होगा, थ्योरी भी डील होगा। ठीक है, तो ये जो देखा गया ना कि अल्ट्रावायलेट गिरा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो चलो ये खोज हो गया। लेकिन ये देखा गया ना कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ना, वो जो ये लाइट गिर रहा है ना, उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। माने कम इंटेंसिटी भी मारो तो उतना ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता है, ज्यादा इंटेंसिटी का मारो तब भी उतना ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो ये इनको पता नहीं चला कि कैसे हुआ, और उस समय के किसी भी साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला। माने साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा, कैसे पहुंचा वो हम बता रहे हैं। साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि यूवी लाइट का मतलब हो गया कि वेव है, तो साइंटिस्ट बोला कि सबसे पहले तो वेव गिरता है तो इलेक्ट्रॉन को निकलना नहीं चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब उसका काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यूवी लाइट गिरा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो साइंटिस्ट बोला कि सबसे पहले तो यूवी लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, और अगर निकल गया तो फिर उसका एनर्जी लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि लाइट वेव है। अब उसके मन में क्या चला ये हम बताएंगे। और ये पूरे दुनिया में क्या किया ना कि मतलब नहीं होता है कि हलचल क्रिएट कर दिया। सब साइंटिस्ट के माथा में क्या हुआ कि हेडेक हो गया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका था कि लाइट वेव है, और लाइट वेव है तो वेव के थ्रू ये घटना हो नहीं सकता था, और अगर हो भी गया,
अगर संजोग से हो भी गया तो एनर्जी है जो कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरा एकदम जो है ना वो हलचल मच गया। ठीक है, जब यह बात आइंस्टीन सुनते हैं तब वो क्या करते हैं कि इसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा ऐसे 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 हुआ, और उसके बाद वो घोषणा करते हैं कि हम ये प्रूव कर दे सकते हैं कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। वो प्रूव कर देंगे कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। अब समझना हम क्या बोलने जा रहे हैं। साइंटिस्ट के दिमाग में, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा जी एकदम, साइंटिस्ट के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था कि वो बोला कि ये घटना नहीं हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए। उसके दिमाग में क्या चला और आइंस्टीन के दिमाग में क्या चला कि वो ये घटना को देखते हैं और बोल देते हैं कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। यही दो चीज तुम अगर समझ गए तो समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक को तुम समझ गया। यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है, मतलब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, एक क्वेश्चन तुमको देखने से एक क्वेश्चन देखने को यहां से मिल जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अब हम लोगों का काम क्या हो गया कि ये सोचना कि साइंटिस्ट क्यों बोला कि यह घटना नहीं हो सकता है। अगर वेव है लाइट तो यह घटना नहीं हो सकता है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आइंस्टीन कैसे प्रूव कर दिए कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे फोटो इलेक्ट्रिक का अब जो बताने जा रहे हैं हम, ठीक है, वही मेन थीम है। इसको समझ गए, फिर कोई क्वेश्चन पूछे, आईआईटी पूछे, जेईई मेन पूछे, नीट पूछे, तुमको फंसाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए पहले हम तुमको 2-3 स्टोरी सुनाएंगे और उसके बाद जब उसको समराइज करेंगे ना तो तुमको एकदम नहीं होता कि क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि हाँ ऐसा कहानी हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हम वही बताएंगे। ठीक है, तो उसको बताने के पहले थोड़ा सा एक चीज देख लो कि लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो ये देखो, यही ना, लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। यहाँ तो वही है, लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इसका मतलब उसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। उसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर कौन किए बताओ तो हर्ट्ज किए। ठीक है, और पूरा दुनिया का साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो आइंस्टीन क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। यही इसका मेन थीम है, यही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर वो कैसे किए। ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं। एक क्वेश्चन तो बनेगा इससे, और 100% किसी भी एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन। तो डिस्कवर कौन किए, ये गलती से ही डिस्कवर किए, लेकिन कौन किए, हेनरी हर्ट्ज किए। और इसको एक्सप्लेन कौन किए, इसको एक्सप्लेन कौन किए, आइंस्टाइन किए। देखो ना, यहां लिख दिए थे, कौन किए, आइंस्टाइन किए। ठीक है, जो आइंस्टीन के दिमाग में चला वो बात अगर तुम्हारे भी दिमाग में चल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि लाइट पार्टिकल है, और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं वेव को। ठीक है, तो आपको पहले ही से पता है कि वेव का मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर रह सकता है। जैसे कि स्ट्रिंग है, तो आप ऐसे करिएगा तो यहाँ भी हलचल है, यहाँ भी हलचल है, यहाँ भी हलचल है, यहाँ भी हलचल है, तो वाइब्रेशन क्या है, एक से ज़्यादा जगह पर है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि वेव का मतलब क्या हुआ, डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा जगह पर एक ही टाइम में। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव का एनर्जी एक जगह पर है या एक से ज्यादा जगह पर है, एक से ज्यादा जगह पर है, क्योंकि डिस्टरबेंस यहां पर है, इसका मतलब एनर्जी यहां है। डिस्टरबेंस यहां पर है, इसका मतलब एनर्जी यहां है। डिस्टरबेंस यहां पर है, इसका मतलब एनर्जी यहां पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लो कि सपोज करो कि ये वेव है, तो वेव अगर इधर चल रहा है तो इसका मतलब इसमें डिस्टरबेंस है। और डिस्टरबेंस है तो यहां भी डिस्टरबेंस है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह पर डिस्टरबेंस एक ही टाइम में है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वेव में जो एनर्जी है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पहले क्या होगा कि ये वाला एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी रहेगा वो t1 टाइम में पहुंचेगा। तो तुमको ये लग रहा होगा कि ये वाला यहाँ वाला एनर्जी को आने में कुछ अलग टाइम लगेगा। फिर ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ वाला एनर्जी को आने में कुछ और अलग टाइम लगेगा, यहाँ वाले एनर्जी को यहाँ पे आने में कुछ और टाइम लगेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि सपोज दैट करो कि इसमें 50 जूल एनर्जी है, तो 50 जूल एक ही जगह पर नहीं ना है, जो तो कंटिन्यूअसली बटा हुआ है। तो पहले क्या होगा कि यहाँ वाला एनर्जी इसको मिलेगा, फिर यहाँ वाला एनर्जी मिलेगा, फिर यहाँ वाला एनर्जी मिलेगा, फिर यहाँ वाला एनर्जी मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि वेव भी अपना एनर्जी देगा, लेकिन पहले थोड़ा सा देगा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। रीजन क्या है कि ये उड़ करके यहाँ पर नहीं ना चलाएगा। वो तो क्या होगा कि पहले ये आएगा, तब ये आएगा, तब ये आएगा, तब ये आएगा, तब ये आएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो वेव क्या है ना कि अपना पूरा एनर्जी एक बार में नहीं दे सकता है। जब भी एनर्जी देगा तो धीरे 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 ही देगा। जैसे कि एग्जांपल से समझो, सपोज दैट करो कि एक पाइप है, पाइप में पानी है, ठीक है। तो क्या लगता है कि जैसे पाइप है, यहां से तुम पानी डाल रहे हो, पूरा पाइप भरा हुआ है, ठीक है। तो इतना पानी अगर इधर से निकलना है तो क्या होगा, पूरा पानी एक ही बार में निकल जाएगा कि पहले आगे वाला पोर्शन वाला पानी निकलेगा, फिर पीछे वाला निकलेगा, फिर पीछे वाला निकलेगा, फिर पीछे वाला निकलेगा। ये समझ में आ रहा है? पाइप में अगर पानी है इतना और इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, तो तुमको क्या लगता है ये पूरा पानी एक ही बार में निकल जाएगा यहाँ से? नहीं, जहाँ पानी है तो पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। तो हम लोग ओवरऑल इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि वेव का जो एनर्जी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और कोई भी चीज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक बार में ट्रांसफर किया नहीं जा सकता है। वो क्या होता है कि धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। मतलब जैसे कि 50 जूल एनर्जी है तो पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर 1.5, 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, ऐसे कर 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 करके होगा। कितना भी तेजी से होगा तो एक बार में तो नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, धीरे 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 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग कंक्लूजन पर ये पहुंचे, यहां देखो कंक्लूजन लिख दिया गया है क्या, कि वेव कैन नॉट ट्रांसफर इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली। एक बार में नहीं दे सकता। इवन देन वो अपना 5% भी एक बार में नहीं दे सकता है, 2% भी एक बार में नहीं दे सकता है। थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे मान लो कि सपोज करो कि पूरा एनर्जी को वो 2 सेकेंड में देता है, तो 2 सेकेंड इंटरवल ना हो गया जी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो एक बार नहीं हुआ कि एकदम यहां पर एकदम डायरेक्ट गिरा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यही बोला गया है कि वेव जब भी एनर्जी देगा धीरे 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 देगा, एक बार में वेव अपना एनर्जी नहीं दे सकता है। मतलब क्या तुम समझे कि अगर कोई घटना एक बार एनर्जी देने से अगर होता है तो वो घटना वेव से नहीं हो सकता है, क्योंकि वेव तो अपना एनर्जी एक बार में दे ही नहीं सकता है। जैसे कि हम नहीं देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और कोई बोला कि सुनो ना, ये काम जो है ना वो एक बार एनर्जी देने से ही होगा, धीरे धीरे एनर्जी देने से नहीं होगा। तो हम बोल दे सकते हैं कि इसका मतलब ये काम वेव नहीं कर सकता है, क्योंकि वेव तो जब भी करेगा तो धीरे धीरे ही दे करके करेगा, एक बार तो वो दे नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर क्या पहुंचे कि वेव एक बार में अब सब भूला जाना है, अब केवल एक चीज दिमाग में सेट करना है, क्या कि वेव एक बार में अपना एनर्जी दे नहीं सकता है, वो जब भी देगा धीरे धीरे देगा। ठीक है, एक कंक्लूजन ध्यान रखें। चलो अब उसको भूल जाओ, केवल कंक्लूजन को ध्यान रखो। ठीक है, चलो दूसरा कहानी सुनो। तो देखो, कोई पार्टिकल बहुत छोटा है तो इसका जो भी एनर्जी होगा एकदम छोटा सा जगह पर ही होगा। कोई पार्टिकल बहुत छोटा है तो इसका एनर्जी एकदम छोटा सा जगह पर होगा, बहुत कम जगह में। तो बताओ, तो ये अपना पूरा एनर्जी एक बार में दे सकता है कि नहीं? तो ऑब्वियस ही जवाब हुआ कि हाँ, दे सकता है। वेव में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये पूरा एनर्जी किसी पार्टिकल को एक बार में दिया नहीं जा सकता है, पहले आगे वाला जाएगा, फिर पीछे वाला, फिर पीछे वाला, फिर पीछे वाला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो पार्टिकल में एनर्जी बहुत कम जगह में है तब तो क्या होगा कि अपना एनर्जी पूरा एक बार में भी ट्रांसफर कर दे सकता है।
इसका तो एग्जाम्पल भेजिए। एक तो पता चला कोई भी चीज जो बहुत छोटा जगह में है, कोई भी चीज, तो वो एक बार में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज बहुत बड़ा जगह में है तो वो एक बार में ट्रांसफर नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है। आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में देखते होंगे जब मास बराबर रहता है, इलास्टिक कोलिजन में, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में जब मास बराबर रहता है, एक रुका हुआ है, तो क्या हुआ कि ये आया तो टकराने के बाद ये रुक जाता है, वो चलने लगता है। इसमें क्या है, देखो इसका कुछ एनर्जी है, इसका मास m है, इसका मास m है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन होना है। ये रुका हुआ, ये चल रहा है, तो टकराने के बाद क्या होता है, ये रुक जाता है, ये चलने लगता है। इसका मतलब ये अपना 100% एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि 100% एनर्जी ट्रांसफर करे या नहीं करे वो सेकेंडरी चीज है। ये तो समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल अपना एनर्जी एक बार में ट्रांसफर कर सकता है, वेव एक बार में अपना एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो कि एक छोटा सा बकेट है, ठीक है, उसमें पानी है, और एक क्या हुआ, पाइप में पानी है। तो बकेट के पानी को तुम एक बार में उड़ेल दे सकते हो, लेकिन जो पाइप में पानी है उसको एक बार में नहीं उड़ेला जा सकता। तुम उड़ेल भी दोगे तो उस पर गिरेगा, तो पहले आगे वाला गिरेगा, फिर पीछे वाला गिरेगा, फिर पीछे वाला गिरेगा, फिर पीछे वाला गिरेगा। ये बात तुम समझ गए होगे। तो अब समझना, हम लोग क्या फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे, दो चीज। एक बार में अगर एनर्जी देने से कोई घटना होगा तो वो पार्टिकल ही कर सकता है, वेव नहीं कर सकता। जैसे कि हम सुनेंगे कि ये घटना जो है ना, एक बार एनर्जी देने से घटित होगा, धीरे धीरे एनर्जी देने से घटित नहीं होगा। तो हम एकदम श्योर शॉट बोल सकते हैं कि इसका मतलब इसको पार्टिकल ही करवा रहा है, वेव नहीं करवा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंक्लूजन क्या हुआ, एक बार में एनर्जी कौन दे सकता है, पार्टिकल। वेव एक बार में एनर्जी नहीं दे सकता। इतना कंक्लूजन मिल गया, अब इसको रहने दो, ठीक है। फिर लास्ट में सब कुछ समराइज करेंगे, अभी उसको रहने दो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब मेटल के बारे में देखते हैं। तो मेटल के बारे में तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही इंडक्शन के समय में बता दिया गया है, एक बार हम फिर से केवल रिवाइज करा दे रहे हैं कि मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, ये मेटल का बना हुआ है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर गिर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो कहाँ निकल रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम एटम, नॉट फ्रॉम मेटल। माने कहने का सेंस क्या हो गया कि ढेर सारे एटम से मिलके मेटल बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपना एटम को छोड़े हुए, ये इलेक्ट्रॉन अपना एटम को छोड़े हुए है, वो एटम से फ्री हो गया है, लेकिन पूरा मटेरियल से फ्री होकर करके बाहर नहीं निकल गया। इसलिए लिखा है क्या, फ्री फ्रॉम एटम नॉट फ्रॉम मेटल। ये बात समझ में आया? देखो तो कहानी क्या चलता है, इसको समझना, एकदम आराम से समझना इसको। देखो मान लो कि यहां पर बिलियंस ऑफ एटम है, तो सब एटम से मानते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकला। एक चीज और जी, मेटल में सब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है एटम से, कुछ कुछ वैलेंस का भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ठीक है। तो मान लो कि इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बिलियन एटम है, ठीक है। तो अगर बिलियन एटम है तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या होगा कि बिलियन इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बिलियन एटम है, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो क्या होगा यहां पर बिलियंस ऑफ क्या होगा, माने बिलियन इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब देखो इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो जिस एटम से निकला है इलेक्ट्रॉन उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस एटम से निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस एटम से निकला तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां क्या घटना है, मान लो कि सपोज करो कि कितना भी मान लो ना, 1 अरब एटम से मिल करके कोई चीज बना है, तो 1 अरब एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1 अरब इलेक्ट्रॉन हुआ, जो समझ आ रहा है कि नहीं, जो कि घूम सकता है, फ्री हो गया एटम से। लेकिन वो मटेरियल से बाहर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 1 अरब एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो 1 अरब पॉजिटिव चार्ज भी न हो गया जी, तो वो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा नहीं, उसको खींचेगा। ये बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं,
कि 1 अरब एटम है तो हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां पर 1 अरब इलेक्ट्रॉन हो गया, साथ ही साथ 1 अरब पॉजिटिव चार्ज भी हो गया, क्योंकि जिससे जिससे निकला पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो कहानी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से तो फ्री हो गया, वो घूम सकता है, मगर 1 अरब जो पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्या वो इलेक्ट्रॉन को बल्क से बाहर जाने देगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं जाने देगा। तो कहने का सेंस क्या होता है कि मेटल में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री होकर करके घूम सकता है कहीं भी, लेकिन इससे बाहर निकल नहीं सकता है। तो तुम समझ गए होगे बाहर क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये इसमें घूम सकता है, लेकिन बाहर इसलिए नहीं निकलेगा कि जैसे ही बाहर जाने लगेगा तो ये क्या करेगा, उसको पकड़ के खींच लेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन पूरे बल्क से बाहर नहीं जा सकता, बंधा हुआ है, हाँ एटम से फ्री हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही दिया गया है कि एटम से क्या होता है, देखो वही लिखा हुआ है, अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, जिससे जिससे जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वो सब मिल करके इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा, उसको पकड़े हुए रहेगा, कहेगा कि तुम अपने इस अंदर में ही घूमो, लेकिन बाहर जा नहीं सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और तुमको समझ में आ गया होगा, सुनते जाओ फिर क्लियर होगा, यही नहीं दिखेगा तो फिर क्या है कि तुमको चाहेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंसा लेगा। देखो ना, बहुत मजा आएगा। तो हम लोग क्या समझे कि कोई मेटल है तो उसमें क्या है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है अंदर में, बाहर तो जाइए नहीं सकता, उसको तो खींचिए लेगा। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके अंदर में घूम रहा है। अब ऐसे समझो कि किसी जगह में बिलियंस ऑफ पीपुल है जो कि चलेगा, तो बताओ तो कि वो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? ऑब्वियस सी बात है कि टकराएगा। तो एक मेटल में क्या होता है कि बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जब घूमते रहेगा तो किसी ना किसी से टकराते रहेगा। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन को सपोज डेट कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए, सबका है 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सब जो मूव कर रहा है उसका 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और एक को क्या किए कि तुम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसके पास तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब वो चलेगा तो किसी से टकराएगा, तो इसका एनर्जी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मान लो कि पहला बार में ट्रांसफर हुआ, पहला बार टकराया तो कुछ ट्रांसफर हो गया, तब कम एनर्जी बचा। फिर अगर इसके पास ज़्यादा है तो फिर किसी से टकराएगा तो फिर कुछ एनर्जी दे देगा। तो कहने का सेंस क्या है कि जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है ना, वो घूम रहा है और कंटिन्यूअसली एक दूसरे से टकरा रहा है, और जब टकरा रहा है तो एनर्जी शेयर होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ देर के बाद, कुछ देर भी क्या है, बहुत कम सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में इतना टकरा गया कि फिर क्या होगा कि एनर्जी क्या हो गया, उसका उतना ही एनर्जी हो गया जितना सबका था। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग क्या समझे कि किसी मेटल के बल्क में, माने अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है और एक दूसरे से टकराते रहता है। अगर किसी के पास एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा है और उसके अंदर में ही वो रह जाता है तो कुछ देर में वो टकरा करके क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, तो हम लोग एक कंक्लूजन ये वाला रखेंगे, ठीक है, कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा है और टकरा कर करके अपना एनर्जी क्या कर देता है, लॉस करता है। जिसके पास भी ज़्यादा एनर्जी रहेगा वो टकरा कर करके वो अपना एनर्जी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब तक हम लोग 3 कंक्लूजन पकड़े, ठीक है, फिर सब कंक्लूजन को मिलाएंगे, एकदम खुल जाएगा कहानी। अब फिर तुमको देखो इसके बाद क्वेश्चन देंगे ना, तो जो IIT एडवांस में भी नहीं पूछा है वो भी क्वेश्चन अगर तुमको देंगे ना कि इस ढंग का पूछ सकता है, तुमको दिखेगा कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इसीलिए पूरा कहानी सुनाया जा रहा है। मॉडर्न में कहानी खूब सुनना है जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया, थ्योरी भी बन जाएगा, न्यूमेरिकल भी छोटा छोटा था वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हम लोग क्या देखे थे कि वेव एक बार में एनर्जी नहीं दे सकता है। दूसरा कंक्लूजन क्या था कि पार्टिकल एक बार में अपना एनर्जी दे सकता है। ये 2 कंक्लूजन था। तीसरा कंक्लूजन क्या देखें कि मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो टकराते रहता है, और किसी के पास अगर ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो क्या करेगा, टकरा कर करके अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस कर देगा। एक्चुअली ये आइंस्टीन के दिमाग में चल रहा है
ठीक है। और सबको कैसे समराइज करते हैं और बोलते हैं वही तुम समझ जाओगे, समराइज करके तुम भी बोलोगे कि हमको पता चल गया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया। चलो अब एक चीज और कहानी सुनाते हैं, ठीक है, समझना। मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से बाहर तो नहीं जा सकता है, एटम से बाहर है घूम रहा है, लेकिन मेटल से बाहर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बल्क जो है वो ये जाना भी अगर इधर चाहेगा तो क्या करेगा कि ये बल्क इसको खींच कर करके इधरे कर देगा। तो कहने का सेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो अंदर में मूव करने के लिए फ्री है वो बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा। समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं जाता है, वो अंदर रह जाता है। अब एक कहानी तुमको सुनाते हैं, पहले वो सुनो, उसके बाद उससे इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो तुम ऐसा समझो कि किसी स्टोन को तुम ऊपर फेंकते हो तो अर्थ जो कि उसको खींचने वाला है। तो ऐसा मान लो कि 50 जूल से तुम अगर फेंकते, एक एग्जांपल दे रहे जैसे कि एस्केप वेलोसिटी जानते हो ना जी, तो मान लो कि एग्जांपल दे रहे, मान लो कि 50 जूल से तुम फेंकते, तो तुम फेंकोगे तो अर्थ खींचेगा, जब अर्थ खींचेगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा, और घटते 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 वेलोसिटी अगर 0 हो जाता है, वो अर्थ के फील्ड में ही रहता है, तो अर्थ फिर इसको खींच लेता है। ये बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो मान लो कि 50 देने पर वो बाहर चल जाता है। बाहर जाने का मतलब क्या है कि ये खींच रहा है, ये जा रहा है, तो घटते 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 भी जब इसका वेलोसिटी 0 होगा ना, तब तक इससे बाहर हो जाए तो नहीं आ पाएगा। एस्केप वेलोसिटी का तो यही कंसेप्ट होता है। अब समझना कि स्टोन को 50 जूल एनर्जी दिया जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, एक कहानी होगा, ठीक है। लेकिन किया क्या जा रहा है ना कि उसको 50 जूल एनर्जी नहीं दिया जा रहा है, किया क्या जा रहा है कि उसको 20 जूल एनर्जी दिया। क्या बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, वो लौट करके वापस आ जाएगा धरती पर ही। फिर तुम 20 जूल दो, फिर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, फिर लौट करके धरती पर वापस आ जाएगा। फिर तुम 20 जूल दो, तो क्या हुआ कि फिर नहीं जाएगा ऊपर, फिर क्या होगा कि लौट के वापस हो जाएगा। तो अब एक बात समझना कि उसको बाहर जाने के लिए एनर्जी 50 जूल चाहिए, तो एक बार में एनर्जी दोगे तब जाएगा कि 20 20 20 करके दोगे तब जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम भी बोलोगे कि 20 20 करके अगर हम 50,000 जूल दे देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी 20 से फेंकेंगे वो जाएगा, लौट के वापस जाएगा, फिर फेंकेंगे फिर वापस जाएगा, फिर फेंकेंगे फिर वापस जाएगा। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया ना कि ये तुमको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेट करेंगे। एक बार फिर से सुनना कि अगर 50 जूल एनर्जी चाहिए तो एक बार में 50 जूल दोगे तो पार हो जाएगा। लेकिन तुम 20 दो 20 दो 20 दो 20 दो 20 दो, तो मान लो 5 बार 20 दिए, तो एक बार दिए 20 वापस आ गया, फिर 20 दिए फिर वापस आ गया, फिर 20 दिए फिर वापस आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो 20 20 करके तुम 100 भी दे दिए 5 बार में, फिर भी क्या हुआ कि वो बाहर नहीं जा पाया। अब 50 एक बार में दिए तो बाहर चला गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अगर स्टोन को बाहर फेंकना है तो मिनिमम इतना एनर्जी एक बार में देना पड़ेगा। बहुत सारे बार में उससे ज्यादा भी एनर्जी आप दे दीजिएगा, फिर भी वो बाहर नहीं जा पाएगा, वो अंदर ही रह जाएगा। ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब सुनना, सुनते जाओ, ये मेन है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। वही घटना डिट्टो होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, कि इलेक्ट्रॉन एटम से तो फ्री है और उसके पास एनर्जी है, तो वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन क्या है कि ये जो बल्क में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो उसको पकड़े रहता है, वो बाहर जाने नहीं देता है। तो यहां पर एक डिफाइन किया जाता है वर्क फंक्शन। जैसे स्टोन को फेंकने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए कि बाहर चल जाए, ठीक उसी ढंग से यहां पर भी इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए कि इतना एनर्जी तुम एक बार में दे दिए तो वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम एनर्जी दिए
तो वो वापस नहीं निकल पाएगा। उससे कम एनर्जी तुम 5 बार में, उससे कम एनर्जी तुम 5 बार दोगे तो हो सकता है कि जितना एक बार में एनर्जी चाहिए उससे तुम ज्यादा दे दिए, मगर फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता है। ये समझ में आया? जैसे स्टोन में 50 जूल में से फेंकते तो बाहर चला जाता, लेकिन 20-20 कर करके 5 बार दिए तो दिए तुम 100 जूल, लेकिन क्या वो वापस जा पाया? नहीं, क्योंकि जब भी 20 से फेंके आया एनर्जी खत्म हो गया, फिर 20 से फेंके फिर आया टकराया खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां भी यही कहानी होता है। समझना कि मान लो, कहानी को समझना तुम, कि वर्क फंक्शन इसलिए इसी ढंग से डिफाइन किया गया है कि मिनिमम एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन सच दैट इट ओवरकम्स द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। माने इसका जो अट्रैक्शन है ना, इससे बाहर निकलने के लिए आपको इसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसको बाहर निकलने के लिए जो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा वो एक बार में मिलना चाहिए। 1000 बार में उतना दे भी दोगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ये यही है कि एक बार में क्यों देना चाहिए। तो एक तो हम स्टोन से समझाएं, एक और समझ लो कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज दैट करो कि तुम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो बाहर जा पाएगा? नहीं, जाने लगेगा तो खींच लेगा मेटल है। तो चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको, ठीक है, कि वो बाहर चला जाए। लेकिन तुम दिए एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन, क्या वो बाहर जा पाएगा? नहीं, जाना भी चाहेगा तो खींच लेगा। और जैसे ही अंदर आएगा तो उसका एनर्जी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिए थे ना तुम, वो जमा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में तो इंटरनल कोलिजन चल रहा है। तो इंटरनल कोलिजन चल रहा है तो जो तुम एनर्जी दिए वो तो लॉस हो गया। फिर मान लो कि तुम दूसरा बार में दोगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये चीज समझना कि पहला बार में जो तुम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए थे वो उसके पास जमा नहीं रह गया, क्योंकि वो तो इंटरनल कोलिजन में लॉस हो गया। तो अब तुम अगला बार 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया कि तुम देते हो, तो पहले वाला 3 और अब वाला 3 6 नहीं होगा उसके पास, क्योंकि पहले वाला तो लॉस कर चुका। तो जब दूसरा बार तुम 3 दिए तब उसके हाथ में 3 आया। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला तो फिर वो बाहर जाना चाहेगा। फिर मेटल क्या बोलेगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो उसको खींच लेगा। और जैसे ही खींच लेगा तो फिर क्या होगा कि ये अंदर ही चला आएगा। और जैसे ही अंदर आएगा तो फिर इंटरनल कोलिजन होगा, फिर लॉस हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है और उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो उसको एक बार में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा निकलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, तब तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम दिए तो वो निकलना चाहेगा, लेकिन फिर वो खिंचा के अंदर रह जाएगा। और अंदर रहने के बाद उसके पास एनर्जी जमा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर में अगर वो है तो टकरा करके क्या कर देगा? लॉस कर देगा। ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 1000 बार में इतना एनर्जी नहीं चाहिए, एक बार में इतना एनर्जी चाहिए कि वो निकल जाए। क्योंकि 1000 बार में अब दिए तो सब जुट नहीं रहा। ये दिए और जब तक तुम दूसरा दोगे ये वाला टकरा करके एनर्जी लॉस हो चुका है। फिर ये दिए, फिर तीसरा बार में जब तक दोगे टकरा करके एनर्जी लॉस हो चुका है। इसको एकदम समझना। इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जी, एकदम फंसाने वाला हल्का क्वेश्चन पूछा है। तो फंसाने वाला पूछेगा तो तुम फंस नहीं जाना, बस खाली इसको समझो। अब समझना, अब मेन एकदम जो हो गया ना कि इतना कहानी सुन लिए, अब फाइनली इसको मिला कर करके आइंस्टीन के दिमाग में क्या चला, अब तुमको वो दिखने वाला है। वो दिखा कि तुमको लगेगा कि हाँ लाइट क्या है? पार्टिकल ही है। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि क्या क्या हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ किए। पहला कंक्लूजन, उधर मत देखो, पहला कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए? वेव एक बार में अपना एनर्जी नहीं दे सकता है, धीरे धीरे देगा। दूसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए? पार्टिकल एक बार में अपना एनर्जी दे सकता है। ठीक है,
तीसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए कि अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो उसको एक बार में ही कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए। उससे कम एनर्जी अगर तुम दोगे, कितना भी दे दोगे, अगर उससे कम कम दोगे तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा। रीजन, क्योंकि एक बार दोगे और जब तक दूसरा बार देने आओगे तब तक यह अंदर में टकरा करके लॉस कर देगा। मतलब एक बार में एनर्जी उतना या उससे ज्यादा मिलेगा तो वो निकल जाएगा, जैसे पत्थर निकल जाता है, और उससे कम एनर्जी तुम ढेर बार भी दोगे तब भी वो निकल नहीं पाएगा, अंदर ही आ जाएगा। समझ में आया? अब समझो, ये बात पूरा आइंस्टीन के दिमाग में घूमा, माने पूरा दुनिया का साइंटिस्ट परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। और अब आइंस्टीन के दिमाग में ये बात घूमता है और अब तुमको दिखेगा कि आइंस्टीन के दिमाग में क्या चला। आइंस्टीन के पास दो ऑप्शन था, लाइट को वेव मानना और लाइट को पार्टिकल मानना। तो दुनिया का साइंटिस्ट क्या, यंग्स तो प्रूव कर चुके थे ना जी, क्या कि लाइट क्या है, वेव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आइंस्टीन सोचते हैं कि अगर लाइट वेव है, ये मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, ये आइंस्टीन के दिमाग में चल रहा है। ये हम तुमको बता रहे हैं कि क्या सोच है। अब तुम भी सोच लिए, देखो दिख जाएगा। आइंस्टीन क्या सोच रहे हैं कि अगर लाइट वेव है तो वेव इसको एक बार में अपना एनर्जी तो नहीं दे सकता है, वेव तो धीरे 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 एनर्जी देगा। और अगर इसको एक बार में एनर्जी नहीं मिल पाया तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, जैसे पत्थर बाहर नहीं निकल पाता था। तो इसको थोड़ा सा एनर्जी मिला, फिर वेव दिया थोड़ा सा एनर्जी, फिर थोड़ा सा एनर्जी वेव और देना चाहेगा, फिर थोड़ा सा एनर्जी वेव और देना चाहेगा। तो वेव धीरे 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 एनर्जी देते गया इसको। लेकिन हुआ क्या कि इसके पास एनर्जी जमा नहीं हो पाया, क्योंकि अगर यह बाहर नहीं निकल पाता है तो हर हालत में अंदर रहने पर कोलिजन होगा, और अंदर में कोलिजन होने पर इसके पास एनर्जी जमा नहीं रहेगा। तो अब एग्जांपल समझना, मान लो कि इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन माने मिनिमम इतना एनर्जी एक बार में देने पर बाहर निकलेगा। तो मान लो कि इसका वर्क फंक्शन सपोज दैट करो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वेव जो है वो मान लो कि थोड़ा सा एनर्जी दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। फिर वेव जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने वाला होगा तब तक पहला क्या हुआ, टकरा के लॉस कर गया। फिर वेव जब तक तीसरा देने वाला होगा तब तक जो उसके पहले दिया है टकरा के लॉस हो गया। तो अगर वेव एक 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 कर करके देगा, हालांकि वेव एक एक करके भी नहीं दे सकता, वेव और कम कम देगा, एकदम थोड़ा 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 कर करके देगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इसको अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बार में निकलता, बाहर हो जाता। जैसे पत्थर को एक बार में फेंकेंगे तो बाहर हो जाएगा, लेकिन कम 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 अगर देंगे तो क्या होगा कि अगर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो 10 तो मिला नहीं, तो मेटल तो बाहर जाने नहीं देगा। मेटल बाहर नहीं जाने देगा तो वो अंदर में है, मेटल के अंदर में, मेटल के अंदर में है तो कोलिजन होगा। तो जो उसको एनर्जी दिया गया वो उसके पास रहेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने कहने का सेंस क्या है कि अब देखो, इसको एक एक नहीं कहते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ा के कहते हैं कि मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता एक बार में तो वो बाहर चल जाता। ठीक है, अब इसको क्या किया ना तुम कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, एक एग्जांपल बता रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए एक बार में, क्या ये बाहर निकल पाएगा? नहीं, क्योंकि 10 रहेगा तब ना निकल पाएगा। तो 8 दिए तो निकल पाएगा नहीं, ये जाना चाहेगा लेकिन खींचा जाएगा। अब अंदर में जैसे ही आएगा तो टकराएगा। ठीक है, तो तुम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो तुम इसको दिए छोटू, वो लॉस हो गया। अब तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दोगे तो अब इसके पास 8 + 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं है, क्योंकि 8 जो पहला बार में मिला था, तो जब तक दूसरा बार में मिलता तब तक तो ये अपना एनर्जी खत्म कर चुका। तो 8 दिए, उसके बाद 5 दिए, तो टोटल तो तुम 13 दे दिए, लेकिन टोटल 13 इसके पास रहा नहीं। 8 दिए
नहीं निकल पाया, माने अंदर रह गया। तो जब तक 5 आएगा तब तक ये अपना एनर्जी टकरा के लॉस कर चुका होगा। तो फिर से कितना, तो 8 दिए, वो एनर्जी लॉस हो गया। तो अब आएगा तो कितना मिलेगा इसको, 5। और जब 5 मिलेगा तो फिर बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो तो बोलेगा कि 10 हमको एक बार में चाहिए। तो कहने का सेंस क्या है कि 8 दो, फिर 8 दो, फिर 8 दो, फिर 8 दो, फिर 8 दो। तो तुमको लग गया 10 से हम ढेर ज्यादा दे दिए तो वो बाहर निकल जाएगा, जबकि वैसा नहीं है, वो बाहर नहीं निकलेगा। रीजन, क्योंकि हर बार तुम देते हो ना, उसके पहले जो एनर्जी दिए थे वो टकरा के लॉस हो गया। आइंस्टीन के दिमाग में यही चल रहा है, देखो समझना। फिर जो पूरा दुनिया का साइंटिस्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया, आइंस्टीन उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम एक्सप्लेन कर दोगे, समझना। अब आइंस्टीन क्या सोचते हैं कि अगर लाइट वेव है तो एनर्जी इसको धीरे 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 दिया जाएगा, और इसको निकलने के लिए धीरे धीरे का जरूरत नहीं है, या तो एक बार में दो और नहीं तो नहीं दो। तो इसको क्या हुआ कि वेव एक बार में दे नहीं सकता है, तो धीरे धीरे दिया, और धीरे धीरे दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। तो आइंस्टीन बोल दिए क्या कि अगर लाइट वेव है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक बार में एनर्जी चाहिए, धीरे धीरे एनर्जी नहीं चाहिए। तो आइंस्टीन क्या किए कि कंट्राडिक्ट कर दिए और बोल दिए कि लाइट वेव नहीं, अगर लाइट वेव है तो नहीं होगा। और चूंकि ये हो रहा है, हर जिसको देखा है ये हो रहा है, तो आइंस्टीन बोले क्या कि इसका मतलब लाइट वेव नहीं है। तब आइंस्टीन सोचते हैं पार्टिकल के बारे में। तो अगर लाइट पार्टिकल है तो इसको जितना एनर्जी चाहिए, अगर उतना से कम एनर्जी इसको दिया गया तो फिर ये बाहर नहीं निकलेगा। इसको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब कोई पार्टिकल है लेकिन वो देता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, अब फिर देता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब तक पहला 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, चाहिए 10 और दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाहर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, मैंने अंदर में ही रह जाएगा। अब अंदर में रहेगा तो टकरा के लॉस कर देगा। फिर दूसरा बार जब 8 मिलेगा ना, तो पहला 8 खत्म हो चुका है, तो फिर दूसरा बार में इसको 8 ही रहेगा, 8 रहेगा, फिर जाना चाहेगा, फिर खींच लेगा इसको। फिर तीसरा बार में 8 दोगे तब तक ये दूसरा वाला खत्म हो गया। तो आइंस्टीन क्या बोले कि अगर ये पार्टिकल है और उस पार्टिकल का एनर्जी इसको एक बार में मिलने वाले एनर्जी से कम है, तो फिर वेव टाइप का ही हाल हो गया, इसका मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वही है एनर्जी लाइट पार्टिकल का, अगर वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन मतलब एक बार में एनर्जी जिसके थ्रू वो निकलेगा, तो जितना चाहिए उससे अगर कम है तो फिर से इमिशन नहीं होगा। और अगर लाइट पार्टिकल का एनर्जी जितना चाहिए उतना या उससे ज्यादा है तब वो निकल सकता है। जैसे कि इसको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दिया कोई 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तो वो निकल सकता है। 10 होता तो निकल जाता, लेकिन 10 से ज्यादा दे दिया तब तो वो निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी तुम ये सोचो कि 10 से ज्यादा रहेगा तो निकलवे करेगा। फिर हम ये प्रूव करते हैं तुमको कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि इतना चाहिए और इससे ज्यादा, यही कंसेप्ट है। अभी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा है। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, पूछने वाला है कि अगर मिनिमम इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो अगर इससे कम दोगे तब तो निकलने का कोई सवाल नहीं है। इससे ज्यादा दोगे तब ये निकल सकता है, निकलवे करेगा। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये केस तुमको बताते हैं। तो आइंस्टीन क्या कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब आइंस्टीन फाइनली यही बोल दिए क्या, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको एक बार में एनर्जी मिल रहा है, और अगर एक बार में एनर्जी मिल रहा है तो उसको एनर्जी देने वाला पार्टिकल ही है, वेव नहीं है। तो आइंस्टीन क्या बोल दिए कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, तो यही सब चीज उनके दिमाग में चला और बोल दिया लाइट क्या है, पार्टिकल है। फिर आइंस्टीन एक बात और बोले कि अगर उस पार्टिकल का भी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो नहीं निकलेगा, ज्यादा रहेगा तब ये निकलने का चांस है, कम रहेगा तो नहीं निकलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट से मैच भी कर रहा था कि मेटल पर ये लाइट गिरता है तो निकलता है, और अगर दूसरा लाइट मान लो गिर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि उससे निकल जाए। तो सब लाइट से नहीं निकल रहा था इलेक्ट्रॉन, कुछ कुछ लाइट से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो आइंस्टीन कहे कि देखो हम जवाब देना दिए कि जिस
लाइट के पार्टिकल का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है उसमें तो निकल गया, और जिस लाइट पार्टिकल का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो उससे नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका भी सिचुएशन तो वेव टाइप का ही हो गया। तो आइंस्टीन इसको भी, साइंटिस्ट को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों एक से निकल जाता है दूसरा से नहीं निकलता है, तो आइंस्टीन एक्सप्लेन कर दिए कि समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है। सब बोला हाँ, तो चलो ठीक है। अब समझना, अगर क्वेश्चन ऐसा अभी तक नहीं पूछा है, ये रियल बात भी नहीं है, लेकिन देखते हो बहुत बार क्वेश्चन सेट करता है एज्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कोई पॉइंट चार्ज के कारण, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे वेरी करता है 1/r स्क्वायर से, लेकिन वो बोलता है एज्यूम करिए कि 1/r से वेरी कर रहा है, तो एज्यूम करके बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें फॉर्मूला नहीं लगता है, उसको डेरिवेशन टाइप का करना पड़ता है। आपको इस चैप्टर में भी हम उस ढंग का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, अभी पहले आप समझिएगा। समझना, अगर बोला कि एज्यूम करिए, ऐसा होता नहीं है, वो बोला एज्यूम करिए कि मेटल के अंदर इंटरनल कोलिजन नहीं हो रहा है। सुनना, क्या मेटल के अंदर इंटरनल कोलिजन होता है कि नहीं होता है? तो बिलियंस चल रहा है तो होता है, तो ये सच बात है कि होता है, लेकिन क्वेश्चन वो सेट किया कि एज्यूम करिए कि मेटल के अंदर इंटरनल कोलिजन नहीं हो रहा है, तो बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए लाइट का वेव नेचर होना जरूरी है या पार्टिकल नेचर होना जरूरी है? तो क्या दोगे? तो जो याद रखेगा तो क्या करे, पार्टिकल नेचर होना जरूरी नहीं। इसमें चूंकि क्वेश्चन वो बदल दिया है, तो इसमें वेव भी रहेगा तो निकल जाएगा, पार्टिकल भी रहेगा तो निकल जाएगा। समझो, अगर इंटरनल कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है, देखिए ये 3 है, अगर इंटरनल कोलिजन नहीं हो रहा है तो इसको चाहिए निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको थोड़ा सा मिला और टकरा नहीं रहा है तो एनर्जी रह गया, थोड़ा और मिला, थोड़ा और मिला, थोड़ा और मिला, थोड़ा और मिला। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर इंटरनल कोलिजन नहीं है तो इसको जितना एनर्जी मिलेगा वो जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, और किसी समय में 10 या 10 से ज्यादा होगा तो बाहर चला जाएगा। तो अगर इंटरनल कोलिजन नहीं है तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वेव के कारण भी हो जाएगा और पार्टिकल के भी कारण हो जाएगा। लेकिन चूंकि ओरिजिनली में इंटरनल कोलिजन होगा, इंटरनल कोलिजन होगा तो एनर्जी लॉस होगा, तब तो इसके पास एनर्जी जमा नहीं रह सकता है, और एनर्जी जब जमा नहीं रहेगा तब तो अगर इसको बाहर निकलना है तो कोई एक ही बार में दे तो निकल सकता है, एक से ज्यादा बार में देगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब समझना जी, मान लो क्वेश्चन सेट किया इस ढंग का, एक बार बोर मॉडल में आईआईटी सेट किया क्वेश्चन, यहां से नहीं किया है, यहां से तो पूछेगा तो एकदम नया क्वेश्चन होगा, बोर मॉडल में सेट किया तो वो हम आपको बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया कि मेटल का वर्क फंक्शन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और उसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या फीलिंग आया कि मेटल का वर्क फंक्शन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक बार में उतना एनर्जी, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो बाहर निकल जाएगा। यही ना बोल रहा है, वर्क फंक्शन का मतलब भी हुआ कि तुम इतना एनर्जी उसको एक बार में दोगे तब वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस पर जो है 2 लाइट पार्टिकल मारा गया, एक लाइट पार्टिकल मारा गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एक लाइट पार्टिकल मारा गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो बताइए कि कितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? समझ में आ रहा है? तो बच्चा कैसे सोचेगा कि पहले दिया गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में दिया गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सोचेगा 12 + 10 22 हुआ, तो मेटल से निकलने में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया, तो 22 में से 15 घटाएगा तो बोलेगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन वो कभी ना कभी पूछेगा। समझ में आया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों गलत हुआ? कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तब तुम नहीं फंसोगे, बता रहे हैं। तो इस समझ में आया कि क्यों नहीं निकलेगा? रीजन, इसको चाहिए था वर्क फंक्शन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसको मिलेगा एक बार में तो निकल जाएगा, लेकिन तुम क्या किए कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए,
और जब तक तुम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते ही 12 इलेक्ट्रॉन, चूंकि बाहर नहीं निकल पाया, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही रह गया। अब अंदर रह गया तो टकरा के लॉस कर देगा। जब तक तुम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम दोबारा बार में दोगे तो पहले वाला जो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए थे वो खत्म हो चुका, तो दोबारा बार में 10 दिए तो उसका पहला वाला 12 खत्म हो गया, तब 10 है ना बचा जी। और 10 रहेगा तो फिर बाहर नहीं जा पाएगा, फिर बाहर नहीं जा पाएगा, फिर अंदर रहेगा, फिर टकरा के लॉस कर देगा। 10 तुम और दे दो तभी वो बाहर नहीं निकलेगा, तुम और 10 दे दो, क्योंकि जब जब तुम दोगे उसके पहले वाला वो टकरा करके क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ये बात तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर निकलना है तो एक बार में एनर्जी उसको चाहिए, एक से ज्यादा बार में तुम कितना भी दोगे तो वो निकलेगा नहीं। अच्छा एक चीज और समझना, बोल रहा है कि ये इसका वर्क फंक्शन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। बोला कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया और उसके बाद 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। बताइए जो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा कितना एनर्जी उसके पास होगा। तो समझना, कहानी समझना, यही सब क्वेश्चन नहीं आया है, आया है तो आसान आसान आया है, ये नहीं आया है। तो बोला है कि वर्क फंक्शन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एक बार में निकलेगा मिलेगा तो बाहर चल जाएगा। अब इसको क्या किए कि पहले तुम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा तो बाहर जाएगा नहीं जा पाएगा, जाने लगेगा तो खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा तो टकरा करके लॉस कर देगा। तो पहला बार में जो तुम 10 इलेक्ट्रॉन दिए वो वेस्टेज चल गया, वो बाहर नहीं निकल पाया। फिर दिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो पहले नहीं है, ये नहीं कि 20, ये नहीं बोलना कि 20 या पहले वाला 10, पहले वाला 10 खत्म हो गया तो पहला वाला 10 दिया, चाहिए था 15, नहीं निकला तो अंदर टकरा के लॉस करेगा। फिर दिए तुम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, ये निकलने लगेगा तो निकलने में 15 खत्म हो जाएगा, 5 से निकलेगा। तो ये समझ में आया कि समझना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां लिख देते हैं, देख रहे हैं। फिर और क्वेश्चन करवा रहे हैं कि इसका वर्क फंक्शन जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और इसको तुम क्या किए हो, दो केस लिए जी। एक बार में जब आ रहा है यहां से लाइट पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, लाइट पार्टिकल आ रहा है तो 2 लाइट पार्टिकल तुम इस पर मारे। पहला बार में मारे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और दूसरा बार में तुम मारे सपोजेट करो कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक केस ये हुआ, ठीक है। और दूसरा केस क्या हुआ कि तुम पहले मारे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और बाद में तुम मारने का प्रयास किए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिल गया। अब बताना है कि क्या कहानी होगा। तो ये समझना कि इस केस में ठीक है, इसको हम बोल देते हैं केस 1, ठीक है, और इसको बोल दे रहे हैं केस 2। तो इस केस में क्या होगा कि इसको निकलने के लिए, निकलेगा मतलब क्या हुआ कि 15 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, तो 15 वोल्ट एनर्जी लॉस कर करके बाहर चल जाएगा। मतलब कहने का सेंस क्या है, वर्क फंक्शन का मतलब हुआ कि वर्क फंक्शन दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब इसके अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको एक बार में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा मिलेगा ना, तो ये जब बाहर जाएगा तो इतना एनर्जी उसका खत्म हो जाएगा, बाकी के साथ बाहर निकलेगा। समझ में आया? तो समझना, तो पहला केस में क्या है, ये केस 1 वाला हम लोग डील कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तो ये बाहर जाना चाहेगा लेकिन ये देगा जाने के लिए, कहेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 15 रहना, 15 रहेगा तब ये जा सकते हो। तो पहला बार में इसको 10 मिला, तो जब 10 मिला तो जाना चाहेगा लेकिन ये मेटल जाने नहीं देगा, खींच लेगा। और जैसे ही खींच लेगा तो यहाँ की एनर्जी टकरा करके अपने में लॉस कर देगा। तो जो पहला 10 दिए वो बेकार हो गया, ठीक है। अब दोगे तुम क्या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, ये बाहर जाने लगेगा तो ये खींचना चाहेगा लेकिन चूंकि ज्यादा है तो क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो 15 क्या करेगा, निकलने में बर्बाद हो जाएगा। जब भी निकलेगा जी इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, निकलने में ही खर्च हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि केस 1 में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, तो पहला 10 मिला नहीं निकल पाया, बर्बाद हो गया,
बेकार चल गया वो। फिर दूसरा 20 मिला, 20 मिलेगा तो पहला 10 खत्म हो चुका है, तब 20 मिलेगा, जैसे निकलना चाहेगा तो कहेगा कि हाँ निकल सकते हो, तो 15 तो उसको निकलने में खर्च हो जाएगा, तो कितना बचा हुआ रहेगा, तो 20 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास बचा हुआ रहेगा। चलो अब केस 2 में हम लोग देखते हैं। इसी ढंग का बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, पहले कहानी तो क्लियर हो जाए। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा छोटो, पूछेगा IIT वगैरह भी नहीं पूछा है तो पूछेगा इसको, इसमें कुछ है नहीं, कहानी समझ गए फिर बच्चा टाइप का लगे आपको सब, कहानी नहीं समझोगे तो रोगे। चलो केस 2 वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं क्या कि पहला बार में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मारा गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी मिलेगा, तो ये जाना चाहेगा, तो ये पकड़ना भी चाहेगा तो रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो 20 से ही जाना चाहेगा, 15 से ही रोकना चाहा, तो 15 के बराबर तो समझ लो कि एक तरह से उसका एनर्जी लॉस हो गया। तो कितना बचा, तो 20 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला फोटोन टकराया तो 20 मिला, तो 20 से जाना चाहेगा, तो वर्क फंक्शन के कारण क्या होगा कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका ले लेगा। वर्क फंक्शन को हम और फिल करवा रहे हैं, वो समझो, अभी इसको मिटाने के बाद फिल कराते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि इसको इस केस में 20 मिला, आई बाहर जाने लगेगा तो 15 से रोकना चाहेगा, तो 15 के बराबर एनर्जी खत्म होगा और कितना से बाहर निकल जाएगा, 5 से, तो 5 से बाहर निकलेगा और फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टकरा गया। तो ये समझ में आ रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 5 से बाहर निकल गया, 10 टकराया, तो अब जो 10 देगा तो वो तो अंदर में तो रहा नहीं कि टकरा करके लॉस करे, तो अब एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 20 मिला, 15 ये ले लिया था, 5 से बाहर आया, अब फिर ये वाला टकराया, तो अब एनर्जी कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का अर्थ कितना हो गया कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी होगा। ठीक है, तो देखो इस केस में भी यही दोनों फोटोन मारा गया, इस केस में भी यही दोनों फोटोन मारा गया, लेकिन जब चेंज किए तो ये वाला जब टकराया निकल नहीं पाया, अंदर में रह गया तो 100% लॉस हो जाएगा। तो 10 तुम दिए वो बेकार चल गया, 20 दिए बाहर निकलने लगा तो 15 के बराबर उसका एनर्जी खत्म हुआ, तो 5 से बाहर निकला, तो फाइनली इतना ही होगा। लेकिन अगर तुम 10-20 के जगह पर 20-10 देते तो पहला बार में 20 मिला, 15 ही सोखेगा, क्या होगा, 5 से बाहर निकल जाएगा। अब 5 बाहर है इसका, अब इंटरनल कोलिजन नहीं होगा, जब तो निकल चुका है, निकलने के बाद इंटरनल कोलिजन नहीं होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी है। अब है जो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला उससे टकराएगा, तो 5 पहले वाला बचल है और 10 टकराएगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चूंकि बाहर है तो टकराने का झंझट ही खत्म हो गया। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं, 4-5 एग्जाम्पल हम लिख करके करवाते हैं, तब समझ में आएगा कि हाँ अब ये कहानी हुआ, ये दिख गया, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक का कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम बना दोगे, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम बना दोगे, वो तो हम गुजार रहे हैं। ठीक है, और नहीं पता चलता तो क्या होता कि याद करने का प्रयास करते, तो फिर गड़बड़ा जाता, और फिर इस पर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। कह रहा है कि गॉड जो है वो हर जगह पर है, तो गॉड का नेचर क्या होगा। तो अभी ये पढ़ाए थे कि वेव भी है जो कि एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर रह सकता है, पार्टिकल तो एक ही जगह पर ना रहता है जी, पार्टिकल एक टाइम में एक ही जगह, तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स में भी पढ़ना है कि पार्टिकल एक टाइम में एक ही जगह रह सकता है, लेकिन वेव एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर रह सकता है। तो कोई भी चीज़ जो एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर है वो पार्टिकल नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, वेव होगा। तो ये है कि इफ़ गॉड इज एवरीवेयर, गॉड हर जगह पर है, इसका मतलब एक ही टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर है। इसका क्या मतलब हुआ है कि गॉड का नेचर क्या होगा, पार्टिकल या वेव, तो वेव होगा, तो वेव होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे। तो चलो अब इसको देखते हैं। दिया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के किस नेचर को शो करता था। अभी ने एक्सप्लेन किए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए था कि एक बार में एनर्जी मिलेगा तो बाहर जाएगा, एक बार में एनर्जी कौन दे सकता है, पार्टिकल दे सकता है। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन कर दिए थे,
तो समझ गए होंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो कि लाइट के किस नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। यही तो अभी एक्सप्लेन किया आइंस्टीन के दिमाग में क्या क्या चला, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो भी बताए थे तुमको कि सपोज इंटरनल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटल इज एब्सेंट देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन अकर ड्यू टू। तो एक्चुअली में एक बार में क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर एक बार में नहीं मिलेगा तो ये बाहर जाना चाहेगा तो खींच के अंदर कर लेगा, खींच के जैसे अंदर करेगा तो जो एनर्जी बचा हुआ था वो टकरा करके क्या कर देता था, लॉस कर देता था। अब मान लो कि इंटरनल कोलिजन नहीं है तो थोड़ा सा एनर्जी मिला तो इसके पास जमा रह गया, फिर थोड़ा सा और मिलेगा तो और जमा रह जाएगा, फिर और मिलेगा तो और जमा हो जाएगा। तो अगर इंटरनल कोलिजन अब्सेंट है तब तो पार्टिकल के थ्रू भी ये बाहर निकल सकता है और वेव के थ्रू भी बाहर निकल सकता है। लेकिन जब इंटरनल कोलिजन है या नहीं भी कुछ बोलेगा तो ओरिजिनल चीज मानना पड़ेगा। तो इंटरनल कोलिजन रियलिटी में होता है कि नहीं होता है, तो इंटरनल कोलिजन मेटल में रियलिटी में होता है। तो जब इंटरनल कोलिजन होगा तो पार्टिकल रहेगा उसका नेचर लाइट का तभी निकाल सकता है, क्योंकि पार्टिकल ही एक बार में दे सकता है। लेकिन अगर इंटरनल कोलिजन नहीं है तो थोड़ा थोड़ा वेव है, थोड़ा देगा तो जमा हो जाएगा तब भी बाहर निकल सकता है, और पार्टिकल भी टकराएगा। समय आ रहा है कि नहीं, और थोड़ा देगा, पार्टिकलों ढेर बार टकराएगा उससे तो थोड़ा दे करके जमा हो जाएगा तो निकलेगा। मैंने ओवरऑल कहानी क्या है ना कि इंटरनल कोलिजन नहीं है तो उसके पास एनर्जी जमा रह सकता है। तो एक बार में दो चाहे 1000 बार में दो, जब जमा रहेगा तो टोटली जब जोड़ करके होगा तो बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है। तो यही बोल रहा है कि अगर इंटरनल कोलिजन एब्सेंट है तब कौन सा नेचर के कारण होता है, तो दोनों ही नेचर के कारण हो जाएगा। वेव रहेगा तब भी निकल जाएगा, पार्टिकल रहेगा तब भी निकल जाएगा। तो ये एकदम नया क्वेश्चन है जी। चलो अब यहाँ समझना, दिया हुआ है कि सपोज लाइट पार्टिकल ऑफ एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे ही अगला होगा ना मतलब वीडियो, तो अब लाइट पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोलने लगेंगे। लेकिन अभी चूंकि फोटोन के बारे में कुछ बोले नहीं ना है, लाइट पार्टिकल ही फोटोन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि फोटोन का चर्चा नहीं किए इसलिए हम लाइट पार्टिकल बोल रहे हैं। सपोज लाइट पार्टिकल ऑफ एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस और उसका वर्क फंक्शन कितना है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। तो देखो इसका वर्क फंक्शन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस पर गिरा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा एनर्जी को, और लाइट पार्टिकल गिरा अपना एनर्जी कितना दिया, किसको दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया कितना। चलो यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला वगैरह ही बताया जाता है। तो मान लो कि ये है तो इसका क्या है, वर्क फंक्शन जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और इस पर गिरा कितना का 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 50 इलेक्ट्रॉन, पहले इसे समझो, वर्क फंक्शन से इसका एनर्जी ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है। मतलब एक बार में एनर्जी इतना देगा तो बाहर निकल सकता है। तो जब बाहर निकलने लगे तो मिला है कितना एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसमें से वर्क फंक्शन 20 है, इसका मतलब निकलने में 20 खर्च हो जाएगा। तो कितना से बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन को मिला 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निकलने में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा। तो कितना से निकलेगा, तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा। तो इसका आंसर हो गया 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये समझना जी, दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, कह रहा है इफ बिफोर इमिशन इलेक्ट्रॉन collides with two other electron and loses its half energy in each collision, then energy of emitted electron is। देखो अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला, और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या था कि कुछ नहीं बोला है, तो 50 मिला और वर्क फंक्शन 20 है, तो निकलने के दौरान 20 उसका लॉस हो जाएगा तो 30 से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है ना कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी मिला, अब जब ये निकलने वाला है तो निकलने के पहले ही ये 2 इलेक्ट्रॉन से टकराता है और हर कोलिजन में अपना 50% एनर्जी क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो समझना, तो पहले इसको मिला 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। डायग्राम बड़ा बनना चाहिए था, 1 मिनट। यहां समझना, जैसे कि
ये मेटल है, ठीक है, चलो ये मेटल है और इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कितना मिला, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, और इससे निकलेगा तो 20 चुका कर करके जाएगा, जो इसमें हम लोग देखे थे। लेकिन इस पे बोल रहा है ना कि एनर्जी मिला। अब क्या है कि एनर्जी मिला थी, बाहर आना चाहेगा, तो कह रहा है कि बाहर ये आना चाह रहा था ना, उसी समय में क्या हुआ कि ये क्या कर गया, टकरा गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से। तो बाहर आने वाला था, एक मिनट डायग्राम बनाने दो, समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला, अभी बाहर निकलने वाला ही था, उसके पहले ही निकला, उसके पहले ही ये क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन से टकरा गए। तो यह है कि निकल 50, यहाँ पर तो इसका एनर्जी हो गया 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकलने के पहले इससे टकरा गया, कह रहा है कि अपना 50% एनर्जी लॉस कर दिया। तो ये समझ गए होंगे कि इसको इससे टकराने के बाद अगर ये इधर चलेगा, देखो यहाँ पर एनर्जी मिला है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी होगा। अब क्या हुआ कि टकराने के बाद 50% एनर्जी लॉस कर दिया, समझ में आ रहा है, करा हाफ एनर्जी लॉस कर देता है, तो हाफ लॉस कर दिया, तो अब टकरा के जाएगा तो इसके पास कितना एनर्जी बचेगा, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। लेकिन अभी एक ही बार टकराहट हुआ है, कह रहा है कि अब क्या करता है कि ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर से टकराएगा। तो मान लो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो सपोज दैट करो कि इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो मान लो कि इधर से गया, टकरा करके इधर गया, तो करा पहला कोलिजन में हाफ एनर्जी लॉस कर दिया, तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 का हाफ मतलब 25 लॉस कर दिया, 25 बचा रहा। फिर एक बार और टकराएगा, करा है कि ईच कोलिजन में हाफ लॉस करता है, तो अब इसका 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जब इससे टकराएगा तो इसका 50% लॉस कर देगा, और जब इसका 50% लॉस कर देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 का 50% कितना हो गया, मतलब हाफ कितना हो गया, 12.5, तो 12.5 लॉस हो गया। तो अब इसके पास कितना एनर्जी बचा, तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। तो अब 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही निकलना चाहेगा, मेटल निकलने देगा, क्योंकि मेटल क्या बोल रहा था कि भाई निकलने के पहले इतना एनर्जी तुमको होना चाहिए। इसमें क्या हुआ जी कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी मिला, अभी जाने लगा, तब बीच में कोई नौटंकी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जब बाहर गया तो 20 उसका खत्म हो गया, 30 से बाहर चल गया। इसमें क्या हो रहा है कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी मिला लाइट पार्टिकल से। अब क्या हुआ कि जब इसको मिला तो सोचा कि हम बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलने लगा तो इससे टकरा गया, और टकरा गया तो करा हाफ लॉस कर दिया था, 50 था तो हाफ लॉस किया था, 25 लॉस किया था, 25 इसके हाथ में आया। अब क्या होगा कि करा 2 बार टकराया था, अब एक बार और टकराएगा तो करा है कि अपना हाफ फिर वो लूज करेगा। तो इसका 25 था, देखो ना लिख दिया है, ईच कोलिजन, हर कोलिजन में है जो कि हाफ लॉस करता है। तो एक बार टकराने के बाद 25 गायब हुआ था, 25 बचा। अब दूसरा बार टकराएगा तो इसका हाफ लॉस करेगा, तो 25 का हाफ तो हो गया कितना, 12.5, तो 12.5 लॉस किया, 12.5 बचा रह गया। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना बचा है, तो बचा है इतना। क्या इतना एनर्जी से बाहर निकलने देगा मेटल? नहीं, क्योंकि मेटल तो बोलता है क्या कि इतना एनर्जी लेंगे तब ये जाने देंगे, माने इतना एनर्जी तुम हमको दोगे, मतलब निकलने में उतना एनर्जी तुम्हारा खर्चा होगा तब जाओगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अगर नहीं टकराता तो इतना मिला, इतना खत्म होता तो निकल जाता जो इसमें किए। लेकिन अगर अंदर टकरा गया, ठीक है, तो क्या होगा कि एनर्जी कम गया, इससे जैसे ही कम होगा ये बंद कर देगा। समझना, यहां पर कंफ्यूज मत होना, बोल दे रहे। मेटल में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वर्क
फंक्शन से कम मिला तो निकलना चाहेगा तो निकलने देगा नहीं, जब निकलने नहीं देगा तो अंदर रह जाएगा। अब कोई भी चीज़ जब अंदर रह जाएगा तो क्या होगा कि लॉस कर देगा अपना एनर्जी, ठीक है। यहाँ केस अलग था, यहाँ वर्क फंक्शन से ज़्यादा था तो ये निकल जाता अगर कोई झंझट नहीं होता तो, क्योंकि इसको खींच करके रोकना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जाने लगा किसी से टकरा गया तो एनर्जी है जो कि क्या हुआ कि हाफ उसका लॉस हो गया, फिर गया फिर टकरा गया, लॉस गया। अब मेटल सरफेस पर जैसे पहुंचा आ जाना चाहेगा जा नहीं पाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन कितना है इतना, तो इससे ज़्यादा रहेगा तब ना सरफेस से बाहर निकलेगा। सरफेस एक तरह समझो गेट पास है, वो क्या बोलता है कि वर्क फंक्शन इतना, मैंने वर्क फंक्शन से ज़्यादा रहेगा तब तुमको जाने देंगे इतना एनर्जी खर्च कर करके, वर्क फंक्शन के बराबर खर्च कर करके। अब अगर इससे कम है तो तुम अंदर जाओ, तो वो खाली ये करता है कि तुम अंदर जाओ, अंदर तुम रह गए तो टकरा करके लॉस होगा। तो ये समझ में आया कि इस केस में इमिशन नहीं होगा, तो इस केस में इमिशन नहीं। अच्छा एक चीज़ समझना छोटो, अगर एक बार कोलिजन होता तो क्या होता समझना, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला तो क्या वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, हाँ है, तो इसका मतलब वो निकलने का चेष्टा करेगा। निकला, जैसे निकला नहीं निकलना चाहा, जैसे निकलना चाहेगा एक से टकराएगा और 50% या हाफ एनर्जी लॉस कर देगा, तो हाफ लॉस कर देगा तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। अब अगर वो नहीं टकराता, क्वेश्चन में दे ले है कि वो 2 बार टकराया, अगर एक बार टकराता तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला तो निकलना चाहेगा तो क्या होगा, पहले टकरा गया, निकलने के पहले नहीं टकराएगा, तो टकराया तो हाफ लॉस कर दिया तो 25, तो एक कोलिजन के बाद 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। अब अगर कोलिजन नहीं होता तो सरफेस से बाहर जाने लगता तो देखता कि इससे ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या होता कि 20 एनर्जी खर्च हो जाता और 5 से बाहर निकलता। तो ये समझ में आया कि अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि केवल एक कोलिजन हुआ, अब मान लो कि 50% लॉस करता, तो 50 मिला, एक कोलिजन होगा तो 50 का आधा 25 लॉस हो जाएगा, 25 बचा हुआ रहेगा। देखेगा क्या हमारे पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, हाँ है, तो हम निकल सकते हैं। निकलने लगेगा तो सरफेस से जैसे निकलेगा तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो 25 में से 20 खत्म हो गया तो कितना बचा 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि 2 बार हो गया। तो कहानी यही है कि देखो यही वाला, ये देखो ये वाला कि ये दिए जी एकदम बड़ा दमदार क्वेश्चन है, इफ लाइट पार्टिकल हैव मोर एनर्जी देन वर्क फंक्शन देन इलेक्ट्रॉन। तो जनरली क्या होगा ना कि बच्चा से पूछो कि वर्क फंक्शन से एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मस्ट है कि नहीं, मस्ट है कि नहीं, कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो बोला कि नहीं नहीं मस्ट है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा था। यही हम बात तुमको बताना चाह रहे हैं। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, मैंने जो फोटोन गिरा उस पर, फोटोन बोलते हैं अभी, फोटोन बाद में बोलेंगे, अभी लाइट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट पार्टिकल गिरा तो इसका एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन से कम मिलेगा, तब तो वो जा ही नहीं सकता है, जाना भी चाहेगा तो खींच लेगा। तो कम एनर्जी है वर्क फंक्शन से, तब तो पॉसिबल नहीं है कि वो निकलेगा। ज़्यादा भी एनर्जी है इसका, फिर भी कोई जरूरी नहीं कि निकल जाए, ज्यादा है तो निकल जाता, लेकिन अगर जो बीच में टकरा के कहीं लॉस कर देगा अपना एनर्जी तो हो सकता है नहीं निकले। हो सकता है कि ज्यादा है एनर्जी वर्क फंक्शन से, निकलने लगे किसी से टकरा गया, टकराने के बाद भी अगर कुछ इसका एनर्जी है जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा बचा हुआ रह जाता है तब भी निकलेगा। अभी ही ना करवाएं 2 कोलिजन 1 कोलिजन वाला, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर लाइट पार्टिकल का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो क्या वो मस्ट इमिट कर जाएगा, ऐसा जरूरी है नहीं। वर्क फंक्शन से कम रहता तो मस्ट इमिट नहीं करता, क्योंकि कम है तो जाने देगा नहीं। ज़्यादा है तो ठीक है जाओ, लेकिन बीच में अगर टकरा के एनर्जी लॉस कर दोगे तो सरफेस से जाने के पहले ये चेक होगा कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा है कि कम। वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा तो तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो फाइनल कहानी होता है कि सरफेस से निकलने के पहले देखना कि एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या वर्क फंक्शन से कम है। सरफेस के पहले क्या है तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं, सरफेस से जाने लगोगे उसमें एक तरह समझो चेकिंग होगा, क्या वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, हाँ है तो जा सकते हो इतना चुका कर करके, और अगर वर्क फंक्शन से कम है तो अंदर जाओ। ये नहीं कि नहीं हमारे पास तो पहले वर्क फंक्शन से ज़्यादा था तो हमको जाने दो, पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन टकराते टकराते यहाँ पर आओ गया, हो गया कम, तो कहेगा अंदर ही रहो। समझ में आ रहा है? क्योंकि कम रहेगा, तुम जाना चाहोगे तो ही चलेगा। तो समझ रहे होगे तुम, तो ये समझ रहे होगे इसको भी तुम कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है लेकिन मस्ट इमिट होगा ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो। इमिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, झंझट नहीं रहेगा, माने अंदर कोलिजन नहीं होगा तो निकल जाएगा। और अगर अंदर कोलिजन हो गया तो अगर एनर्जी घट गया तो वर्क फंक्शन से कम हो गया तब तो वो अंदर रह जाएगा, बचल रह गया वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी तो बाहर जा सकता। बाकी अभी और एग्जांपल करवाएंगे, ये तो हम अभी खाली फिजिकली बता रहे हैं। आज जब आइंस्टीन वाला इक्वेशन लिखेंगे तो नहीं भी समझा हुआ आता है तब बन जाता है, लेकिन अभी चलो फिजिकली हम बता रहे हैं। चलो ये देखो क्या है जी, ये जान के दिया गया है कि बच्चा से जनरली गलती होता है। कह रहा है कौन सा ग्राफ पॉइंट पार्टिकल के लिए है जो कि सही हो सकता है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि पॉइंट पार्टिकल जो है वो एक टाइम में एक ही जगह हो सकता है। तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम को फिक्स कर दो, तो एक टाइम में यहाँ भी है, एक टाइम में इस पोजीशन पर भी है, और एक टाइम में इस पोजीशन पर भी है। तो एक टाइम में मतलब इस टाइम में पार्टिकल इस पोजीशन पर भी है और इस पोजीशन पर भी है, ठीक है। तो एक टाइम में पार्टिकल दो पोजीशन पर नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है। ये सीधे काइनेमेटिक्स का सवाल है, आप याद किए होंगे, ठीक है, कि हाँ किस ढंग से प्रोसीड करते हैं। ये भी यही बोल रहा है कि चूँकि पार्टिकल के बारे में बोल रहा है तो किसी टाइम में ये इस पोजीशन पर भी और इस पोजीशन पर भी है, तो पार्टिकल दो पोजीशन पर नहीं रह सकता है, तो ये भी गलत हो गया। ये वाला देखो तो टाइम इस पर ना है जी, तो कोई भी टाइम तुम पकड़ लो, तो इस टाइम में यहाँ पर है, किसी भी टाइम में तुम देखो तो ये जान के हम ऐसा दिए क्योंकि बच्चा को ऐसे करने का आदत रहता है, ऐसे किया देखेगा दो जगह है तो नहीं होगा पार्टिकल, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम जान के फंसाने के लिए यहाँ दिए कि समझना ऐसे ही खींचना जरूरी नहीं है, जो टाइम है ना उसके परपेंडिकुलर खींचोगे। समझ में आ रहा है? तो T1 टाइम में यहाँ पर है, तो देखते हैं कि अलग अलग टाइम में किसी भी टाइम में देखोगे तो वो एक ही जगह पर है, तो पार्टिकल एक टाइम में एक जगह पर हो सकता है, तो इसका मतलब ये सही है। और ये गलत तो ऑल तो होगा नहीं, ये सही है तो नन भी नहीं होगा, तो यही वाला हो गया। सही जान के दिए हैं क्योंकि बच्चा का आदत रहता है ना कि बाई एक्सिस का पैरेलल खींचो, दो बार कटेगा तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वो टाइम यहाँ पर रहेगा तब ऐसे टाइम के परपेंडिकुलर खींचना, तो टाइम के से कहीं से भी खींचोगे देखो तो ग्राफ को दो बार कट करता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं कट करता है, इसका मतलब एक टाइम में एक ही जगह पर होगा। ये काइनेमेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स तुम समझोगे तो समझ रहे होगे, अदरवाइज हमको समझाना भी नहीं वो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ में रिप्रेजेंट दी वेव। वेव को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? तो वेव तो एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह हो सकता है, तो इसमें टाइम देखे तो इस टाइम में वेव का ये भी पोजीशन है और वेव का ये भी पोजीशन है, तो इसी टाइम में वेव का ये भी पोजीशन है, वेव का ये भी पोजीशन है, तो वेव तो एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि वेव के लिए ये सही है। इस टाइम यहाँ भी देखोगे तो एक टाइम में वेव एक से ज़्यादा में है, यहाँ भी देखोगे तो वेव एक टाइम में एक से ज़्यादा में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया। तो वेव एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह हो सकता है, पार्टिकल एक टाइम में एक से ज़्यादा जगह पर नहीं हो सकता है। ये दिए हम क्यों? क्योंकि बच्चा काइनेमेटिक्स में पढ़ते दिमाग में सेट कर लेता है कि टाइम रहेगा ना जब भी, तो उस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ग्राफ दो बार कट कर जाएगा, तो वो ग्राफ नहीं होता है। तो वो ग्राफ किसके लिए नहीं होता है? पार्टिकल के लिए, वेव के लिए वो ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है। तो देखो अभी तक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक का जो इक्वेशन लिखा था वो भी नहीं लिखे हैं, लेकिन इतना फिजिकली हम इसलिए बताते हैं ना कि मॉडर्न में एक बार फिजिकली खुल गया तो फिर क्या होगा कि तुमको एकदम बच्चा टाइप का लगेगा, कितना भी हार्ड पूछेगा तुमको बच्चे टाइप का लगेगा। इसलिए हम पहले फिजिकली फील करवाना चाह रहे हैं, उसके बाद तो फिर फॉर्मूला से जो क्वेश्चन बनेगा उसको देखते रहेंगे। ठीक है।